हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है, यानी वर्ब किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि वर्ब का मतलब होता है, वर्ब से चार चीज़ों का बोध होता है। एक एक्शन का बोध होता है। किसका बोध होता है? एक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कार्य व्यापार। क्या कहते हैं? कार्य व्यापार। यानी कहने का मतलब, कार्य व्यापार का मतलब हम लोगों ने समझा था कि जिसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्या चीज़ का बोध होता है? जिसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, दौड़ना, उठना, बैठना, रोना, जीना, मरना, आना जाना, ये सभी हमारे जो थे वो एक्शन वाले वर्ड्स थे, इसलिए ये सभी क्या कहलाते थे? वर्ब कहलाते थे। उसी तरह हम लोगों ने देखा था कि जिससे रिलेशन का बोध होता है। क्या चीज़ का बोध होता है? रिलेशन यानी संबंध का बोध होता है। या फिर पोजेशन। क्या चीज़ का? पोजेशन यानी अधिकार, हक, स्वामित्व का बोध होता था, जैसे हैव, हैज, हैड, ये सभी हमारे जो थे अधिकार को बतलाते थे, यानी संबंध को बतलाते थे, इसलिए ये सभी क्या थे? वर्ब थे। उसी तरह हम लोगों ने देखा था लास्ट में, जो हम लोगों ने देखा था अवस्था, स्थिति या दशा को बतलाने वाले, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जिससे स्थिति, दशा, हालत ये सभी का बोध होता था। तो वैसे शब्द को हम लोगों ने देखा था कि वर्ब कहते हैं। अब आज हम लोग वर्ब के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कर पढ़ेंगे? वर्ब के प्रकार को, और वो भी वाक्यों में इसका जिस तरह प्रयोग होगा, जैसे इसका प्रयोग किया जाएगा उसके आधार पर उसका क्या होगा? नाम होगा। उसके आधार पर हम लोग उसका भेद बनाएंगे। किसका? वर्ब का। ठीक है, तो हम लोग वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स के जो हैं दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं सो देखते हैं। तो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, यानी जिस तरह प्रयोग किया जाता है वाक्य में, उसके आधार पर, उसके अनुसार, उसके अनुरूप वर्ब के दो भेद होते हैं। पहला भेद है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया या फिर प्रधान क्रिया। प्रधान क्रिया। ठीक है, और दूसरा जो इसका नाम है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसी को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हिंदी में इसको कहते हैं सहायक क्रिया। यानी ये जो है वाक्य में इसका जैसे प्रयोग होगा उसके आधार पर वर्ब के दो भेद हैं। एक है मेन वर्ब, यानी इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, यानी मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारा होता है मेन वर्ब होता है। मेन रोल जो निभाता है, क्या होता है? मेन रोल जो निभाता है वो होता है मेन वर्ब, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, यानी मुख्य क्रिया जो सबसे क्या हो? प्रधान हो। होगा ढेर सारा, लेकिन उसमें से क्या हो? सबसे जो मुख्य हो, प्रधान हो। और दूसरा जो है ये हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब हेल्प करने वाला वर्ब, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया। तो कहने का मतलब हुआ कि एक मेन वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है? सहायक वर्ब, यानी सहायक क्रिया, यानी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये सहायक क्रिया जो है किसकी मदद करेगा? तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की मदद करेगा। जैसे हम लोग यदि क्रिकेट टीम की बात करें तो टीम में जो है एक कैप्टन होता है जो कि प्रधान होता है, यानी उसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब, और उसकी जो सहायता करने वाले जो 10 अन्य खिलाड़ी होते हैं वो हमारे क्या है? सहायक हो गए। क्या हो गए? सहायक, जो क्या करते हैं? मेन वर्ब यानी कैप्टन की क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, समझ गए ना? यानी लीडर का एक बॉस होता है, और वो बॉस जो है क्या होते हैं? मतलब किसी ग्रुप में जो और सारे आदमी होते हैं वो सभी लीडर की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो यानी कहने का मतलब वाक्य में जैसा प्रयोग होगा उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा मेन वर्ब और कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, सो देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि आई एम रीडिंग, इसका मतलब हुआ मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। वर्ब की परिभाषा में हम लोगों ने देखा था जितने भी एक्शन वाले वर्ड थे वो सभी हमारे वर्ब होते थे। जैसे खेलना, कूदना, उठना, दौड़ना, बैठना, ये सब हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था हैव, हैज, हैड,
ये सभी भी हमारे क्या थे, वर्ब थे। क्यों? क्योंकि इससे जो है अधिकार का बोध होता था। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा था कि इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि ये सभी भी हमारे क्या थे, वर्ब थे। क्यों? क्योंकि ये सभी हमारे जो थे वो अवस्था को बतलाते थे। तो अब हम लोग जब इस सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि हम लोग इसका जो है ये वर्ब का वेद जो है सेंटेंस के आधार पर ही क्या करें, उसमें उसका जैसा प्रयोग हो उसके आधार पर नाम देंगे। कौन कौन सा नाम देंगे? तो एक को मेन वर्ब नाम देंगे और दूसरे को क्या नाम देंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो देखते हैं, जैसे आपका यहाँ है कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि एम भी हमारा एक वर्ब है, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब हमारे अवस्था को बतलाते हैं, इसलिए ये भी हमारे वर्ब हुए। उसके बाद एक दूसरा है रीडिंग। रीड मतलब होता है पढ़ना, ये भी हमारा वर्ब है। क्यों? क्योंकि रीड मतलब हुआ ये एक मेन वर्ब, ये एक एक्शन वाला शब्द है, जो कि रीड का मतलब होता है पढ़ना। ये किसी कार्य को करने को बतला रहा है, इसलिए ये भी हमारा वर्ब है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ दो वर्ब है। कितने वर्ब हैं? दो वर्ब। कितने वर्ब है? दो वर्ब। अब इसमें से किस वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे और किसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, वो देखना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका एक एक्शन वाला वर्ड है और एक क्या है आपका अवस्था वाला वर्ड है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्शन वाला वर्ड होगा, जो एक्शन वाला वर्ड होता है वो हमेशा क्या होगा, यदि दो वर्ब आ गया, एक मान लीजिए कि अवस्था वाला वर्ब आ गया, मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर आ गया, और एक दूसरा जो है वो एक्शन वाला वर्ड आ गया, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये जो होता है रीडिंग जो होता है ये हमेशा मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब। और ये जो है ये इसकी सहायता कर रहा है, इसलिए ये हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। क्या होता है? इज हमारा एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा हो गया मेन वर्ब। तो कहने का मतलब हुआ कि मेन वर्ब जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि यहाँ मेन काम जो हो रहा है वो पढ़ने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? मेन, आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में मेन काम क्या, मेन कार्य क्या हो रहा है, तो मेन कार्य पढ़ने का हो रहा है। और पढ़ने के इस प्रक्रिया को है एम जो है ये बता रहा है कि हाँ जिस समय बोल रहे हैं उसमें पढ़ने का काम हो रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ वाज लगा देते तो आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, पढ़ने का काम तो हो ही रहा था, लेकिन ये पढ़ने का काम बीते हुए समय में हो रहा था। यानी ये जो है इसको पढ़ने की क्रिया को कब बता रहा है? बीते हुए समय में। तो ये जो हमारा वाज है ये मेन वर्ब यानी रीड की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है सेंटेंस बनाने में। किसको बनाने में? सेंटेंस बनाने में। इसलिए ये हमारा मेन वर्ब हुआ और ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और भी उदाहरण देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ही हैज eaten a mango। इसका हम लोग जब हिंदी करते हैं तो इसका मतलब हुआ वह आम खा चुका है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक कार्य हो रहा है, जो मेन कार्य हो रहा है वो हो रहा है खाने का। क्या हो गया? खाने का काम हो रहा है। इट मतलब क्या होता है? खाना। हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इट का ये तीसरा रूप होता है इटेन। तो अभी उसमें नहीं जाना, हम लोग को सिर्फ ये देखना कि इट मतलब क्या होता है? खाना होता है। तो ये हमारा जो है ये वर्ब हुआ। आपको इसमें पूछा जाए यानी कि मेन, आखिर इसमें कौन सा मेन कार्य हो रहा है, कौन सा काम हो रहा था, आप कहेंगे कि खाने का काम हो रहा है। मेन काम जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। अब यहाँ मेन वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ? खाने का काम हो रहा है मेन, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हुआ। और एक हैज भी है, ठीक है, ये हैज भी है, ये भी हमारा क्या होता है? चूंकि हम लोग जानते हैं हैव, हैज, हैड, ये भी हमारा क्या होता है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वो भी वर्ब होता है। लेकिन ये जो है यहाँ ये मेन वर्ब यानी इटेन की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, इसलिए ये हमारा यहाँ क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी परिभाषा यदि हम देंगे तो मेन वर्ब एक वैसा वर्ब होता है जो किसी वाक्य में, सेंटेंस में क्या आता है? या तो अकेले आता है, मतलब अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो और ये आपका अकेले, ये अकेले, अब देखिए ये अकेले भी आ सकता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि ये जो आपका एक मेन वर्ब था और ये क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। और भी उदाहरण देखते हैं, तब परिभाषा हम लोग देखेंगे, क्योंकि परिभाषा पहले ही देने से प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हैज ए पेन, ही हैज ईटेन ए मैंगो।
अब हम लोग दोनों सेंटेंस को देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ ही हैज ए पेन, मतलब वह एक कलम रखता है, वह एक कलम रखता है। और यहाँ है ही हैज ईटेन ए मैंगो, वह आम खा चुका है, वह आम खा चुका है। अब इसमें यदि पूछा जाए कि इसमें जो है काम क्या हो रहा है, तो कहेंगे रखने का। क्या चीज़ का काम हो रहा है? रखने का, यानी मेन काम जो है वो क्या हो रहा है? रखने का। तो यानी रखने का अंग्रेजी क्या होता है? हैज होता है। और आप जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ एक ही वर्ब है, जबकि यहाँ दो वर्ब है, एक हैज है और एक ईटेन है, यानी ये एक दो वर्ब है। यहाँ कितने वर्ब हैं? दो वर्ब, जबकि यहाँ कितने हैं? सिर्फ एक वर्ब है। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि ये जो हमेशा ये हमारा जो है ये क्या है? अकेला है यहाँ। तो जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ब अकेला आ जाए तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। जैसे एक साधारण उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ही के परिवार में आपके दादाजी क्या है? मुखिया हैं। क्या है? दादाजी मतलब पूरे परिवार का मुखिया है। मान लीजिए किसी दिन वो नहीं रहे और आपके परिवार में आपके दादाजी क्या है? आपके परिवार का मुखिया है, और आपके पिताजी मान लीजिए भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो क्या करेंगे? आपके दादा की मदद आपके पिताजी करेंगे। मतलब जो भी सलाह हो या विचार हो या कोई निर्णय लेना हो तो आपके दादाजी यानी मुखिया की मदद कौन करेंगे? आपके पिताजी। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए एक दिन आपके दादाजी नहीं हैं, वो कहीं चले गए बाहर, तो ऐसी स्थिति में आपके पापा बच गए। तो अब जो भी होगा उस पीरियड में, किसी से मिलना हो, किसी से जुलना हो या कोई निर्णय लेना हो तो आपके पिताजी करेंगे। मतलब क्या हुआ कि आपके दादाजी की उपस्थिति में आपके पिताजी मेन भूमिका निभा रहे हैं। तो उसी तरह है कि जब कोई एक्शन वाला वर्ड नहीं आए किसी वाक्य में, यानी कहने का मतलब है कार्य व्यापार वाला, तो वैसी स्थिति में जो भी आएगा वो हमेशा मेन वर्ब बनकर ही आएगा, मेन वर्ब ही कहलाएगा। तो सेंटेंस के अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे कि ये जो है आपका वर्ब मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ मेन काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। लेकिन इसकी मदद कौन कर रहा है? हैज कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यानी ये बता रहा कि ये खाने का काम संपन्न हो चुका है। हैज बता रहा है कि ये काम जो हुआ है खाने का वो क्या हो गया है? संपन्न हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका। तो यानी ये हैज जो है किसकी मदद किया है? इटेन की। यदि हम हैज को बदल देंगे, दूसरा को ले आएंगे, तो अब यहाँ यदि हमने हैड दे दिया है तो इसका मतलब वह आम खा चुका था। अब ये क्या बन गया? अब ये इसे क्या मतलब हुआ कि बीते हुए समय में ये काम संपन्न हो गया। तो यानी यहाँ बदलने से जो है वो क्या होता है? उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ काम तो हो रहा है मेन खाने का ही। इसका मतलब हुआ कि ये जो है आपका ये इसकी मदद कर रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि ये देखिए आपका यहाँ पहले वाला जिसे हैज लिए थे, तो ही हैज ईटेन ए मैंगो, वह आम खा चुका है। आप देख रहे हैं कि हैज यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है कि ये हैज जो है वो एक्शन वाले वर्ब के साथ आया है। यहाँ दो वर्ब हैं, तो ये यहाँ ऐसी स्थिति में मतलब यदि आपके दादाजी भी और पिताजी भी प्रेजेंट है तो दादाजी मुखिया रहेंगे और उसकी मदद कौन करेंगे? आपके पिताजी। एक सीधा और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम में ही विराट कोहली हमारे क्या है? हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, और हमारे रोहित शर्मा क्या है? उप कैप्टन हैं। मान लीजिए किसी दिन रोहित शर्मा नहीं रहे, मतलब कहीं चले गए, या मान लीजिए उनको बैठा दिया गया मैच में, या वो अनफिट है, तो ऐसी स्थिति में ये कैप्टन की कमान कौन संभालेंगे? रोहित शर्मा। कौन संभालेंगे? रोहित शर्मा। इसका मतलब है कि कैप्टन की अनुपस्थिति में, यानी यहाँ जब एक्शन वर्ड नहीं आए तो ऐसी स्थिति में जो भी आएगा वो हमारा मेन वर्ब की भूमिका निभाएगा। लेकिन जब दोनों रहेंगे, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी, तो मेन वर्ब की भूमिका यानी मेन कैप्टन की भूमिका कौन? विराट कोहली। और उनकी सहायता कौन करेंगे? तो रोहित शर्मा। तो वही बात है, यहाँ हैज यहाँ अकेला आया है। क्या आया है? अकेला आया है। तो इसका मतलब यहाँ ये मेन वर्ब की भूमिका निभाएगा। लेकिन यहाँ हैज जो है किसके साथ आया? एक्शन वाले वर्ब के साथ, इसलिए यहाँ क्या किसकी भूमिका निभाएगा? तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाएगा। और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ मेन काम जो हो रहा है
वो पढ़ने का हो रहा है। किसका हो रहा है? पढ़ने का, यानी रीड करने का। तो ये हमारा मेन वर्ब होगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन भूमिका निभा रहा है, और इसकी मदद कौन कर रहा है? तो एम कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ एम जो है किसके साथ आया था? तो एक्शन वर्ब। ये क्या है? हमारा एक्शन वाला वर्ड है, एक्शन वाला वर्ब है, और ये हमारा अवस्था वाला वर्ब है। तो यहाँ एम जो है रीडिंग के साथ आया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, मेरी अवस्था क्या है, मेरी स्थिति क्या है? तो मैं एक लड़का हूं। आप देख रहे हैं यहाँ एम जो है ये अकेला आया है। क्या आया है? इस सेंटेंस में अकेला आया है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा क्या, किसकी भूमिका निभाएगा? तो मेन वर्ब की भूमिका निभाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक एम ही जो है यहाँ पर आपका हेल्प कर रहा है, और यहाँ आपका मेन वर्ब की भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए हम लोग सेंटेंस में जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। यानी ये आप देख रहे हैं एम जो है दोनों रोल निभा रहा है, कहीं हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, यानी वो जब किसी मेन वर्ब के साथ आ जाता है मेन वर्ब की सहायता करने लगता है, लेकिन जब अकेले आ जाता है तब वो क्या करता है? खुद ही ऑल इन ऑल बन जाता है, सर्वोसर्वा हो जाता है। तो इस स्थिति में वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है। ठीक है, और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब हुआ कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ मेन काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, यानी ये खेलने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, इसलिए ये हमारा किसकी भूमिका निभाएगा? तो मेन वर्ब की भूमिका निभाएगा। लेकिन जब यहाँ आर जो है, ये चूंकि आर भी तो हमारा वर्ब है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये अब चूंकि ये मेन वर्ब तो यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, नहीं कैप्टन तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये हमारा उप कैप्टन की ही भूमिका निभाएगा, कैप्टन की भूमिका नहीं निभा सकता है, चूंकि एक ही सेंटेंस में दो दो मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। तो एक जो ये बच गया हमारा, ये हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि हम कहेंगे वी आर बॉयज, हम लोग लड़के हैं, हम लोग क्या है? लड़के हैं, तो इस अब आप देख रहे हैं कि आर जो है ये सिर्फ अकेला आया है, इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है, तो इसलिए अब ये जो हमारा किसकी भूमिका निभाएगा? तो मेन वर्ब की भूमिका निभाएगा। किसकी भूमिका निभाएगा? तो मेन वर्ब की भूमिका निभाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि मेन वर्ब जो है, क्या मेन वर्ब जो है आपका ये प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आएगा और भी आ सकता है, जैसे अकेले भी आ सकता है। कैसे? सो देखते हैं। जैसे हमने लिखा सीता रीड्स, इसका मतलब हुआ सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। और यदि आगे लिख दिया सीता रीड्स ए बुक, मतलब सीता एक किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रीड जो हमारा एक्शन वाला वर्ड है, एक्शन वाला वर्ब है, तो ये तो हमेशा क्या होता है? मेन वर्ब की ही भूमिका निभाता है। तो यानी कहने का मतलब मेन वर्ब जो है अकेला भी आएगा और सहायक क्रिया के साथ भी आएगा। तो कहने का मतलब जब हम इसका परिभाषा देंगे तो मेन वर्ब की परिभाषा देंगे कि वैसे वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है जो किसी वाक्य में या तो अकेले आता है या फिर सहायक क्रिया के साथ आता है। ठीक है, किसके? और ऐसे भी हम लोग देख चुके हैं कि कोई वर्ब यदि अकेला भी आया तो उसके अनुसार वो मेन वर्ब ही होगा। यानी मेन वर्ब हमेशा क्या होता है? वो या तो क्या होता है? अकेले भी आ सकता है या फिर सहायक क्रिया के साथ आता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होता है? किसकी मदद करता है किसी सेंटेंस में? तो या तो हम टेंस बनाएं या वॉइस बनाएं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, या फिर नरेशन बनाएं, या एक चैप्टर मूड होता है वो बनाएं। किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी ग्रामर के चैप्टर को बनाने के लिए कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसकी मदद करेगा? तो मेन वर्ब की ही मदद करेगा। ठीक है, समझ गए ना? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा।
तो हम लोगों ने देखा कि वाक्य में यानी ये देखिए हम लोग ये बहुत सारे सेंटेंस देखे, उसमें जो है वो किस तरह का काम करता है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है। यदि अकेले प्रयोग किया जाता है तो वो मेन वर्ब की भूमिका निभाएगा, और यदि दो वर्ब आ जाता है तो एक जो मेन क्रिया जो है यानी मेन काम जो करता है वो हमारा मेन वर्ब होता है, और जो उसकी मदद करता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि एक मेन वर्ब होता है और एक प्रिंसिपल वर्ब होता है। हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे तब अच्छी तरह और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेन वर्ब की परिभाषा देखते हैं हम लोग। मेन वर्ब, वैसे वर्ब को मेन वर्ब या इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, जो किसी वाक्य में या तो अकेले प्रयुक्त होता है या फिर किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। यानी इसका हम लोग इंग्लिश देखेंगे, दैट वर्ब इज कॉल्ड ए मेन वर्ब which is used alone or together with a helping verb in a sentence। कहने का मतलब हुआ कि वैसे वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कहा जाता है जो किसी वाक्य में या तो अकेले प्रयुक्त होता है, जैसे हम लोगों ने उदाहरण देखा था मेन वर्ब का, जैसे ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता। आप देख रहे हैं कि यहाँ रीड जो है आपका मेन वर्ब है, क्योंकि ये अकेले आया है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं आया है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हुआ। और भी ले सकते हैं जैसे ही इज ए बॉय, इज भी क्या होगा, मेन वर्ब होगा। कब, जब अकेले आएगा तब। इसकी मदद करने वाला और कोई नहीं आया, ये ही मदद करता है, तो ये जब मदद करने लगेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। लेकिन यही जब अकेला आ जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा कि वैसे वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है जो किसी वाक्य में या तो अकेले प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयुक्त होना मतलब अकेले प्रयोग किया जाता है, यानी उसका अकेले या तो प्रयोग किया जाता है या फिर किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है, यानी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में दैट वर्ब, वैसा वर्ब इज कॉल्ड कहलाता है ए मेन वर्ब, मेन वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ब मेन वर्ब कहलाता है व्हिच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है एलोन, अकेले प्रयोग किया जाता है, या टुगेदर विथ मतलब के साथ, टुगेदर विथ का मतलब किसके साथ, तो एक हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो एक वाक्य में। तो दैट वर्ब, वैसा वर्ब इज कॉल्ड कहलाता है ए मेन वर्ब कहलाता है व्हिच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है अकेले किया जाता है, या टुगेदर विथ किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया के साथ किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर जो है दोनों तरह काम करता है। जब अकेले आ जाता है तो मेन वर्ब की तरह, जैसे यहाँ इज अकेले आया इसलिए ये मेन वर्ब की तरह। लेकिन यदि वो किसी, मान लीजिए ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, जब वो किसी अकेले, जब वो इज जो है, एम, आर, वाज, वेयर, ये सभी जब अकेले नहीं आता है, किसी और वर्ब के साथ आता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और जो एक्शन वाला वर्ब होता है वो मेन वर्ब की काम करता है। क्लियर है। चलिए इसका अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल वर्ब, यानी हम लोगों ने मेन वर्ब देख लिया, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वैसे वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है जो
टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में मेन वर्ब की सहायता करता है। दैट वर्ब इज कॉल्ड ए हेल्पिंग वर्ब which helps the main verb to form tense, voice, mood etc. अब हम लोग देखते हैं, यानी वैसे वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। यानी हमारा जो था अभी तो हम देखे थे, ही इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें जो हमारा ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। तो वैसे वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, मतलब इज को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है जो टेंस, वॉइस, मूड, नरेशन ये सब ठीक है, चाहे टेंस बनाए यानी टेंस पढ़ें उसमें, चाहे वॉइस पढ़ें उसमें, चाहे मूड पढ़ें उसमें, कुछ भी हम लोग पढ़ें, ग्रामर के किसी भी पोर्शन को हम लोग पढ़ें इत्यादि के निर्माण में ये मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता करता है, मेन वर्ब की। यानी जो वर्ब किसमें, या तो टेंस में हो या वॉइस में हो, नरेशन में, किसी में जो वर्ब जो है मेन वर्ब की सहायता करते हुए दिख गया तो इसका मतलब वो है क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सीधी सी बात। तो इसका मतलब दैट वर्ब वैसा वर्ब इज कॉल्ड कहलाता है, ए हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, हुई चीज जो हेल्प्स मदद करता है, द मेन वर्ब मेन वर्ब की मदद करता है, टू फॉर्म बनाने में, निर्माण करने में, पढ़ने में, अध्ययन करने में, किसको, टेंस को पढ़ने में, वॉइस को पढ़ने में, मूड को इत्यादि को पढ़ने में जो वर्ब मेन वर्ब की सहायता करते हुए दिख गया वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे ये टेंस है हमारा, ही इज रीडिंग ए बुक, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और ये चूंकि टेंस है और इसमें ये मेन वर्ब यानी रीडिंग की मदद करता हुआ कौन दिख रहा है, इज दिख रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं यानी ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होंगे, ये जब किसी और वर्ब के साथ आता है, यानी किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब है, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये सभी वर्ब जो हैं क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की ही तरह काम करेगा। ठीक है, यानी इसके साथ कोई और वर्ब आ जाए, ये जो हम लिखे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारे हैं ये हमेशा किसकी भूमिका करता है, यानी किसका रोल निभाता है, तो हेल्पिंग वर्ब का। उसमें क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज, ये सभी हमारे क्या है, वर्ब हैं। ठीक है, और ये सभी वर्ब जो हैं जब किसी और वर्ब के साथ आता है, जब ये अकेले नहीं आता है, इसके साथ और आता है, तो ऐसी स्थिति में ये किसकी भूमिका निभाता है, तो किसकी, हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे ही कैन राइट ए लेटर, यानी इसका मतलब वो है एक पत्र लिख सकता। आप देख रहे हैं कि यहाँ कैन जो है वो आपका कैन मतलब होता है सकना। ठीक है, यानी किसी चीज को करने का उसमें क्या है, सामर्थ्य, क्षमता है कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं। अब यहाँ ये एक शब्द, ये भी आपसे पूछा जाए कि यहाँ मेन क्या काम हो रहा है, मेन क्या कार्य हो रहा है, तो आप कहेंगे लिखने का कार्य हो रहा है, यानी ये लिखना क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो जाएगा। तो निश्चित है जब ये इसके साथ कैन आएगा तो ये हमेशा किसकी भूमिका निभाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब की ही भूमिका निभाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ही में रन, वह दौड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मेन काम क्या है, दौड़ने का हो गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। लेकिन ये चूंकि इसके साथ मेन लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए
तो हम लोगों ने देखा ये जो हमारे क्या क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, ये सभी हमारे जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। अब इसका प्रयोग हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। बस इतना माइंड में रखना है कि हाँ ये सारे ये वर्ब्स जो हैं, यानी एक नज़र देख करके यानी माइंड में थोड़ा सा रखना है कि ये सभी जब किसी वर्ब के साथ आता है, इसके साथ कोई और वर्ब आता है, तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाता है। लेकिन इसी में से कुछ वर्ब ऐसे भी हैं, सारे वर्ब वैसे नहीं हैं। ये नहीं कि ये सारे वर्ब जो हैं क्या हेल्पिंग वर्ब हैं तो ये अकेले भी आ सकते हैं, सारे वर्ब अकेले नहीं आ सकते हैं। इसमें से बहुत सारे वर्ब आ सकते हैं अकेले, लेकिन सारे वर्ब अकेले नहीं आ सकते। जैसे हम कहें, जैसे आपने लिखा ही कैन, वह सकता है। अब क्या सकता है, क्या सकता है, कुछ तो दिया हुआ नहीं है। मतलब ये अगर अकेले आकर के किसी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेगा तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा, यानी पूरा अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसके बाद आपको कोई ना कोई एक्शन वाला वर्ब देना ही पड़ेगा, जैसे ही कैन क्या रन, ही कैन राइट, यानी ये आपको यहाँ मेन वर्ब को लाना ही पड़ेगा। कैन के बाद हमेशा मेन वर्ब को आना ही पड़ेगा। यानी ये जो हमारा कैन जो है ये बेचारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब की ही तरह काम करेगा, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन इसी में से, इसी ग्रुप में से आप जब इज की बात करते हैं तो ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा, आप देख रहे हैं यहाँ जब मेन वर्ब ये हुआ इसके साथ आया ये, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन जब ये आपका ही इज ए फार्मर की हम जब बात करते हैं तो ये यहाँ अकेले आया है, क्योंकि अकेले इसमें क्षमता है कि ये सेंटेंस को बना सकता है, तब ये क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, तब ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सारे वर्ब्स जो हैं जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब भी हो सकते हैं, इसमें से बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं। कौन कौन होंगे सो देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारे जो हैं जब क्या हो किसी और वर्ब के साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में ये हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। अब इसमें से जो है आपका इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, डू है, डज है, उसके बाद डिड है, हैव है, हैज है, हैड है, उसके बाद आपका है नीड है और डेयर है। यानी ये सभी वर्ब्स जो हैं, यानी कौन कौन, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, उसके बाद नीड और डेयर, ये सभी जो हैं आपका हेल्पिंग वर्ब तो है ही, लेकिन ये अकेले भी सेंटेंस का पूरा अर्थ बनाने की क्षमता रखता है। मतलब ये किसी सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है, और जब ये सभी अकेले आ जाएगा तब ये किसकी भूमिका निभाएगा, तो मेन वर्ब की भूमिका निभाएगा। यानी मेन वर्ब की तरह इज, एम, आर, वाज, वेयर, उसके बाद डू, डज, उसके बाद डिड, हैव, हैज, हैड, नीड, डेयर, ये जो है अकेले भी आकर सेंटेंस को क्या करता है, बनाने की क्षमता रखता है। जैसे एक दो उदाहरण दे लेते हैं। जैसे हम यदि नीड की बात करते हैं तो लिखे हमने आई नीड यू, ठीक है। उसके बाद एक और लिए आई माइट नीड यू। दोनों सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। यहां हमारा जो है आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ नीड जो है, यानी इसका मतलब जरूरत पड़ना, जरूरत होना, तो ये हमारा यहाँ जो अकेले आया है, यानी ये क्या बनकर आया है, तो मेन वर्ब बनकर आया है। लेकिन यहाँ है आई माइट नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यानी ये आपका है, यहाँ ये पढ़ना ये मेन वर्ब है, जरूरत पड़ना मेन वर्ब है, लेकिन उसकी भूमिका, उसकी मदद कौन कर रहा है, माइट, यानी संभावना है। संभावना को कौन बता रहा है, माइट बता रहा है। इसलिए ये हमारा, चूंकि नीड भी हमारा वर्ब है और माइट भी हमारा वर्ब है, लेकिन चूंकि नीड हमारा मेन वर्ब है, मेन यहाँ काम क्या हो रहा है, जो इस सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है, तो वो जरूरत पड़ने का काम हो रहा है। और ये जरूरत पड़ने का काम क्या है, किसको, ये संभावना को बतला रहा है। संभावना को कौन बता रहा है, माइट बता रहा है। इसका मतलब ये अब आपका क्या हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब
की तरह मे काम कर रहा है, माइट काम कर रहा है, और ये हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे सेंटेंस में ये जो आपके हैं ये सारे वर्ब्स जो हैं वो दोनों की तरह भूमिका निभा सकता है। मेन वर्ब की भी जब अकेला आएगा सेंटेंस में तब मेन वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन जब ये इसके साथ और भी वर्ब्स आ जाएंगे तो वो हमारे किसकी, ये सभी जो हमारे क्या है, यानी ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह भूमिका निभाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी सेंटेंस में क्या हो जाए, ये सभी आए लेकिन उसके साथ और वर्ब आए तो वो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन जब ये अकेला आए तो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। इतना क्लियर है? चलिए और भी देखते हैं। अब जैसे हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए देखिए, जैसे हमने लिखा आई हैव बीन रीडिंग ए बुक, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक ये भी वर्ब है, एक ये भी वर्ब है। बी मतलब होता है होना, और इसी का ये रूप है, ठीक है। उसके बाद ये आपका है, तीन वर्ब हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीन वर्ब हैं। तो ऐसी स्थिति में अब किस वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे और किसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आप लोग ये देखिए, जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब रहे तो लास्ट वाले वर्ब को हमेशा मेन वर्ब कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? मेन वर्ब, चूंकि ये एक्शन को बतलाने का काम करेगा। यानी जब भी अंतिम वाला वर्ब जो होगा वो हमेशा क्या होगा, किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया को बतलाएगा, मुख्य क्रिया की भूमिका को निभाएगा, यानी एक्शन की भूमिका को निभाएगा। और जो ये शेष बच जाता है ये हमेशा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर है? ये हमेशा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। उसी तरह यदि हमने दिया ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कितने वर्ब हैं, एक हैड भी है, बीन भी है, हमारा बी का क्या है, ये रूप है। उसके बाद ये हमारा क्या है, एक वर्ब है, यानी ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। तो ऐसी स्थिति में लास्ट वाला वर्ब जो हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा, चूंकि ये जो है एक्शन को बतला रहा है, जबकि ये दोनों जो है एक्शन को बतला नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी कहने का मतलब है कि मेन वर्ब की भूमिका हमेशा कौन निभाता है, तो एक्शन वाला वर्ब। कब? हमेशा वो क्या होगा, एक्शन वाला वर्ब जो हमेशा क्या, मेन वर्ब को ही निभाता है। लेकिन जब वो क्या हो, अकेले आए या फिर सहायक क्रिया के साथ है, उसे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा मेन वर्ब की ही भूमिका निभाता है। लेकिन जब मान लीजिए एक्शन वाले वर्ब गायब रहेंगे, नहीं आएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सहायक क्रिया की काम करता है वो अब किसकी भूमिका निभाने लगेगा, तो मेन वर्ब की भूमिका निभाने लगेगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वाक्य में जो है जिस तरह प्रयोग किया जाता है वर्ब का, उसके आधार पर एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब की क्या परिभाषा हम लोगों ने देखा। तो मिल लेते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।